श्रमण संस्कार है। जैसे हम आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ दो संस्कृति का प्रचार प्रसार है, ब्राह्मण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। हम श्रमण संस्कृति की बात करें तो उसमें काफी ब्राह्मण संस्कृति का ढांढल हो चुका है और उसका इतना प्रभाव हो चुका है कि हम उसको छोड़ने की बात तो करते हैं और उसको छोड़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं वो हमको ग्रसित कर रखी है और इतना ग्रसित कर रखी है कि उससे अलग होना, अलग होना बड़ा मुश्किल काम है। जैसा कि हमारे गुरु वक्ता ने कहा, हल्दी लगाना और अन्य अन्य बात जो बोले, जन्मदिन मनाना भी बोलने में बहुत अच्छी बात बोली कि हम ठीक है, अच्छी बात है। पर आज की दुनिया, आज के समय में यदि हम अपने आप को बौद्ध साबित करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ हमको 3D और 3M, 3D और 3M से दूरी बनाना पड़ेगा, उससे विरक्त होना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा। उगने में हमारे संस्कार उगने नहीं होते, फिर भी ये 3D के कारण जो विकृतियां पैदा हो रही है वो विकृतियों से हम दूर हो सकते हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि 3D क्या है? 3D है डीजे, डांस और दारू। ठीक है, 3D 1, पहला डीजे, दूसरा डीजे डांस और तीसरा डीजे दारू। मैंने एक बार बोला 3M। 3M क्या है? जब हमारा शादी ब्याह होते हैं तो उसमें 3M लागू होता है। वो क्या है? 6 चीज ऐसी है, हम इन 6 चीजों से यदि हम दूरी बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो संस्कार है वो हमें अलग दिखाएंगे, अलग बताएंगे। हम विकास के नाम पर, पैसे वाले होने के नाम पर, शादी के बाद में, शादी के 2 दिन पहले या शादी के 1 दिन पहले अपने घरों में भंतेरी को बुलाते हैं, किसी संस्कारकर्ता को बुलाते हैं और बड़े ही धूमधाम से और कोई बड़े शांति रूप से परिक्राम सूत्र का, भागी सूत्र का वाचन कराते हैं, भोजन देते हैं। हम एक और परिक्राम सूत्र का वाचन कराते हैं, भोजन कराते हैं और दूसरे दिन हम क्यों कराते हैं? क्योंकि उससे हमें शायद कुछ सीखने को मिले, कुछ शांति मिले, कुछ हमारे अच्छे, हमारे मन में कुछ अच्छे कर्मों की जागृति हो, अच्छी बातों की जागृति हो, इसलिए करते हैं। और जैसे ही हमारे विवाह संपन्न होता है तो वहां पे 3M लागू हो जाता है और 3M में मंदा गाने करते हैं, मांस भी खाते हैं, चले जाते हैं। हम कैसे हो सकता है कि हम 2 दिन पहले हमने पाना की बात शिक्षा ग्रहण किया है और दूसरे दिन मांस खाते हैं, तो क्या हमें इसका लाभ मिल सकता है? अभी नहीं। इसलिए इन चीजों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज हम अभी तो कई जगह देखने में आया कि मंदिर जाने के पहले हमारे कुछ पैसे वाले ऐसे हो गए और ये कहते हैं कि हमारे विभिन्न तरह के दोस्त आते हैं, साथी आते हैं, वो कभी नहीं आते, वो शादी ब्याह के दिन अलग अलग तरह का खाना रखते हैं। तो हमारी संस्कृति, बौद्ध संस्कृति का परिचय कैसे होगा? यदि हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो हमें बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक अभी नई संस्कृति चालू हो रही है और वो है हल्दी के दिन ड्रेस कोड। देखिए, हल्दी के दिन ड्रेस कोड, ड्रेस कोड कहां से आया? ड्रेस कोड आया व्यापारी ने दे दिया ड्रेस कोड। आप दुकान में जाएंगे तो ड्रेस कोड व्यापारी खुद ही आपको जानने लगा कि हल्दी के दिन आपको कपड़े पहनना है।
तो हमारे घंटे में तो घंटी मांगी है ड्रेस कोड की कि आपको पीला शर्ट, पीला कुर्ता, पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चूड़िया। एक समय था कि हमारे जिस दिन शादी होती थी तो हमारे बच्चियां और घर की महिलाएं बड़े गंभीर हुआ करती। आज वो समय नहीं है। आज शिक्षा का प्रसार हो चुका है, गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, पर इतना भी खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे दुल्हन नाश्ते में डबल पे जाए, हमारी बेटी नाश्ते में मंडे पे जाए, इतनी भी खुशी मनाने की आवश्यकता है क्या? आज ये गति पैदा हो रही है। इसी के साथ में दूसरी भी गति पैदा हो रही है कि हमने जिसको ब्याह के ला रहे हैं अपने घर में नए व्यक्ति को ला रहे हैं, नए जीव को ला रहे हैं, नया जीवन कर रहे हैं, तो वो अपनी जीत है, उसको हमें संस्कार सिखाने की आवश्यकता है। और हम उनको संस्कार क्या सिखाते हैं? मंडे में पकड़ के दुल्हन को नचाते नहीं, और मंडे में पकड़ के दुल्हन को नचाते और हम बताते हैं कि हम क्या है, हम सिद्ध विचारधारा के लोग हैं, हम सर्वोच्च विचारधारा के लोग नहीं है। जो दुल्हन आज पहला कदम रखी है, यदि उसको हम नचाएंगे, उसके सामने उसके देवर बैठे हैं, उसके रिश्तेदार बैठे हैं, ससुर बैठा है, मामा बैठा है, काका बैठा है, चाचा बैठा है, मौसा बैठा है, मौसी बैठे हैं, उसके सामने नाचेंगे तो उसके मन में किस तरह के विचार आएंगे? और हम उनसे कल्पना करते हैं कि वो हमारा मान करे, सम्मान करे, हमारी इज्जत करे, तो हमने पहले ही अपनी इज्जत उसके सामने रखी कि तो बेटा हमारे सामने नाच, हम नचा रहे हैं, कहाँ से? तो ये जो विकृतियां है, आज बड़ा अच्छा असर है कि इन बातों को सामने रखने की बात आई है। निश्चित तौर पर यह संख्या बहुत कम है, पर इतनी ही संख्या है कि बातों को इसको विचार करके इतनी संख्या के लोग इन बातों से दूरी बनाए और उसका प्रचार प्रसार करें कि ये हमारी श्रमण संस्कृति इस बात की गवाही नहीं देती, इस बात की इजाजत नहीं देती, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। जो विकृति बढ़ते जा रही है उसमें रोक लगेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत विचारधारा ये तो कोई अपने संस्कार और संस्कृति, मैं जो बोलने वाला था हमारे तिलकोड़ी जी ने बता दिया। यहाँ सभी माताएं अपने जीवन में अपना जीवन लंबा जीवन तो नहीं जीती, परंतु अपना जीवन छोड़ के शरीर क्या करती है, तो उसका जन्म मतलब नरक में होता है, मतलब दुख दर्द से उनका जीवन होता है। और जो नीचे तरह की जो 3 प्रकार की जो भाग है, नीचे की जो 4 माता, बहन और सखी और दासी जैसी जो भाग्य होती है, वो अपने जीवन को सुख सुविधा के साथ में परिवार को रहती है और उसमें अपना जीवन छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी तो स्वर्ग में मनोती मतलब उसे सुख शांति मिलती है, जैसा समझाया। अब सुजाता ने क्या कहा होगा, कल्पना ये समझाने के बाद में तथागत ने समझाया, तो उसके बाद सुजाता से पूछा कि आप कौन सी भार्या बनना चाहती हो, तो क्या कहा होगा? सुजाता ने अपना उत्तर प्रत्युत्तर में क्या दिया होगा? बताइए, कुछ तो बता, क्या दिया होगा प्रत्युत्तर में? सुजाता ने कहा कि तथागत आपने मुझे जो प्रकार बताया और मुझे जो शिक्षा दी, जो ज्ञान दिया, आज से मुझे दासी जैसी भाग्य माने, दासी जैसी भाग्य समझे, ऐसा बोल करके सुजाता तथागत के अंदर करती है और वहां से चली जाती है। तो मेरा ये नहीं है कि प्रताड़ित हो, पर हम इन बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसके बुद्ध, ये तथागत बुद्ध की वाणी है, तथागत बुद्ध के कथन है, मेरे नहीं है। और हम यदि तथागत को मानते हैं, तथागत की बात समझते हैं, तथागत की बात मानते हैं, तो हम उनकी बातों को जहाँ कर्मशील फिसरा और उसके बाद कर्मशील और दर्शनताओं की बात करते हैं, तो हमें इन बातों को भी
क्या करना चाहिए? बोलो भाई, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो बोलो कम से कम। मानना चाहिए ना? तो आज से आप लोग संकल्प लें कि आप किस तरह की भारी अपना जीवन, अपना जो वर्चस्व अपना जीवन में करना चाहेंगे, आप किस तरह की भारी बंधन करना करना चाहेंगे और अपने परिवार को किस तरह से संभाल के रखना चाहेंगे, ये संकल्प लेने का आपका आप भी जोड़ते हैं। हम किसी को भी जबरदस्ती जवाब नहीं दे सकते। ये हुई हमारे धर्मों के संबंध में बात। मैं सब थोड़ा सा संविधान को समय हो गया, चलो फिर भी संक्षेप में बताना चाहूँगा थोड़ा सा संविधान में, क्योंकि मैं संविधान पर अभी ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करता हूँ। हम आप सब जानते हैं कि संविधान में बहुत बड़ी विडंबना आ रही है और आ रही है। लोग जो संविधान को नहीं मानने वाले सरेआम संविधान को जला रहे हैं, सब देख रहे हैं। हमारे नेता लोग चुप्पी साधे हुए हैं, तो यदि हमारे विरोधी संविधान को जला रहे हैं तो हम उसका संविधान के पक्षधर लोगों में हमें क्या करना चाहिए? आवाज इधर से आना चाहिए। हम यदि संविधान के पक्षधर है, संविधान के मानने वाले हैं, तो हमारे संविधान के विरोधी उसको जला रहे हैं, तो संविधान के पक्षधर है, संविधान के मानने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? उसकी आवाज उठाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसका वादन करना चाहिए, उसकी धर्म को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो हम कब पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे? जब हमें उसकी जानकारी होगी। हमने संविधान को देखा है, पुस्तक को देखा है, संविधान के अंदर को देखा है। संविधान के अंदर में क्या है? सबके घरों में संविधान होगा, हो सकता है 2000 नहीं होंगे, पर मेरा विश्वास है कि यहाँ जितने बैठे हैं सबके घरों में संविधान रखा है, और नहीं रखा होगा तो उसको खरीदेगा, उसको वाचन करे, उसको पढ़े, और जो हमें जो अधिकार दिया है संविधान में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों को हम सुरक्षित रह सके, इसके लिए संविधान का वाचन करना जरूरी है। क्योंकि हम इतने साल से वोट तो लेते आ रहे हैं, परंतु किसी को नहीं मालूम है कि मतदान का अधिकार हमको अनुच्छेद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है मालूम? नहीं मालूम है। तो आम जनता के पढ़ेगा नहीं, तब तक उसकी जानकारी होगी नहीं। इसके लिए दूसरों की बात को अपनी बात के सामने रखना है, दूसरों की बात को दूसरों की बात को हम काटना है, अपनी बात को उनके सामने रखना है। तो हमको उसका समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। संविधान है तो हमें, जिस दिन संविधान नहीं रहेगा हमारा कोई अता पता नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि सब लोग एक संविधान पाठशाला चलती है, संविधान पाठशाला से जुड़े। मैं रोज लिंक में डालता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ। एक साल से बालाघाट जिले का कोई भी सदस्य संविधान की पाठशाला में नहीं जुड़ा है, ये बात है। फेमस है, उसके बाद में मुझे बाहर से आमंत्रित करके मुझे अवसर दिया बोलने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को साधुवाद करते हुए अपनी वाणी को बुला देता हूँ। मेरी बातें किसी प्रकार की किसी को ठेस पहुंची हो